Good morning, children. Today we will discuss standard enthalpy of formation, enthalpy of sublimation, uh, heat of combustion, enthalpy of combustion, and various different kinds of enthalpies in the जो हम कैलकुलेट करते हैं वेरियस प्रोसेसेस. तो फर्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. Standard enthalpy of formation. The standard enthalpy change for the formation of 1 mole of compound from its element in their most stable state of aggregation, also known as reference state, is called the standard molar enthalpy of formation. ठीक है, इस सिंबल इज डेल्टा एफ एच. ठीक है, हमने कहा कि जब किसी भी कंपाउंड को हम उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से प्रिपेयर करते हैं और वो भी जो एलिमेंटल फॉर्म हम लेते हैं उसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म होनी चाहिए यानी रेफरेंस स्टेट होनी चाहिए, तब उसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि वो मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन क्या है या रेफरेंस स्टेट ऑफ एलिमेंट क्या है. ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा कोई भी स्टेट स्टेबल, द रेफरेंस state of an element is most stable state of aggregation at 25 डिग्री सेल्सियस and the 1 bar pressure. तो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट हो किस पे, 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन पे और 1 बार प्रेशर पे, उसको हम रेफरेंस स्टेट मानते हैं किसी भी एक एलिमेंट के लिए. फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन ले तो कार्बन का सबसे स्टेबल स्टेट होता है ग्रेफाइट. सल्फ़र के लिए रोम्बिक सल्फ़र लिया जाता है. ऑक्सीजन का गैसियस फॉर्म ली जाती है. तो ये इनके क्या कहलाते हैं, रेफरेंस. जब किसी भी रिएक्शन में अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं और उसमें हम इनको यूज़ करेंगे, यानी जब हम स्टैंडर्ड स्टेट लेंगे तभी हम जो भी फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी आएगी वो क्या मानी जाएगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मानी जाएगी. ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने वाटर प्रिपेयर किया. वाटर हमने किससे प्रिपेयर किया, हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ O2 गैस से हमें कितना मिल रहा है, 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म हो रहा है. तो क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एग्रीगेशन लिया हमने, उससे वाटर मिल रहा है. और तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो वाटर के लिए कितना है, -285.8 किलो जूल पर मोल है. सेम एस अगर हम CH4 प्रिपेयर कर रहे हैं, मीथेन, जब हम मीथेन प्रिपेयर कर रहे हैं तो अगर हमने यहाँ सी ग्रेफाइट प्लस 2H2 से प्रिपेयर किया, ये इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है मीथेन के. ठीक है, तो कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म और हाइड्रोजन, और जब ये CH4 प्रिपेयर कर रहा है तो ये जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आएगा ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा -74.81. अगर ग्रेफाइट की जगह हम डायमंड ले लें, इन दैट कंडीशन वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो जरूर होगा बट स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी, है ना. ऐसे ही अगर हमने इथाइल एल्कोहल बनाया तो इथाइल एल्कोहल के लिए 2C ग्रेफाइट 3H2 हाफ O2 ये बन रहा है. हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी और कितना रहा फॉर्मेशन, -277.7 किलो जूल मोल. ये आप ध्यान रखिए कि जब हम किसी भी कंपाउंड को उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से प्रिपेयर करते हैं देयर स्टैंडर्ड फॉर्म, तो जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आता है वो क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाता है. अगर यहाँ पे हम दूसरा इक्वेशन ले कि हमने यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट को प्रिपेयर किया विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड द CO2, तो यहाँ पे जब बन रहा है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, बना तो कैल्शियम कार्बोनेट बट कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे जो प्रिपेयर हो रहा है वो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से प्रिपेयर नहीं हो रहा, वो किसी कंपाउंड से प्रिपेयर हो रहा है, दो कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से प्रिपेयर होता है. इन दैट कंडीशन जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसको हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में आप कंफ्यूज नहीं होना है. ध्यान रखना कि जब भी किसी भी कंपाउंड को हम उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से प्रिपेयर कर रहे हैं इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, तभी हम उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मानेंगे, अदरवाइज वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस कहलाएगी. ठीक है, और वो भी 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो जो चेंज आता है उसको मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहा जाता है. तो यहाँ पे क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने CaO CO2 दो कंपाउंड से प्रिपेयर किया, तो जो एंथैल्पी चेंज होगा वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाएगा, ना कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म इज देयर कि यहाँ पे देखो हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, HBr, H2 प्लस Br2 गिव्स 2HBr. यहाँ पे हमने 1 मोल जरूर लिया, लेकिन यहाँ पे हमारा कितने प्रिपेयर हुआ, 2 मोल प्रिपेयर हुआ. और यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज आया कितना है, -178.3 किलो जूल. तो ये जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है वो आ रहा है किसके लिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2 मोल ऑफ HBr के लिए.
अब जब आप इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में निकालेंगे तो क्योंकि 2 मोल के लिए निकला तब इसको हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब इसको हम 1 मोल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी स्टैंडर्ड स्टेट लेनी पड़ेगी, यानी यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, हाफ मोल, ताकि हमें क्या मिले, 1 मोल मिले। या दूसरा तरीका ये होता है कि आप देख लीजिए कितने मोल यहाँ पे प्रिपेयर्ड हुए, उतने मोल से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, आप डिवाइड कर दीजिए, यानी कोफिशिएंट से आप डिवाइड कर दीजिए, देन विल गेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो 2 मोल से हमने इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। या फिर आप इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में लिखिए, तो जब भी आप बैलेंस लिखेंगे देयरफॉर बाय डिवाइडिंग, यहाँ पर हमारे पास देखो वैल्यू आ गई। हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा 178। अब हम क्या किया, हम इसको क्या करते हैं, अब देखो देयरफॉर बाय डिवाइडिंग ऑल द कोफिशिएंट इन द बैलेंस इक्वेशन बाय 2, एक्सप्रेसिंग the enthalpy of formation HBr return as half H2 half Br2 HBr, तो enthalpy of formation हमारा ये आ गया। ठीक है, तो ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में आप छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखिए। पहली बात कि जो भी कंपाउंड प्रिपेयर कर रहे हैं हम वो किससे प्रिपेयर कर रहे हैं, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी उनके मोस्ट स्टेबल एग्रीगेशन के फॉर्म में, यानी रेफरेंसेस फॉर्म में होना चाहिए। अगर तभी वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा। और अगर हम किसी भी कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से बना रहे हैं, इन दैट कंडीशन में भी जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाएगा, ना कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज अ हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ ने कहा कि जो भी वी नो दैट द एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन होती है एंथैल्पी, क्या है, स्टेट फंक्शन है। और स्टेट फंक्शन का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बिटवीन इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट, इज डिपेंडिंग ओनली ऑन द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अब हम यहाँ कहते हैं कि जब वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, तो हेस ने कहा कि किसी भी रिएक्शन को अगर हम एक स्टेप में कराएं और सेवरल स्टेप में कराएं, वेदर इट अकर इन अ 1 स्टेप और इन द सीरीज ऑफ स्टेप, जो टोटल एंथैल्पी चेंज आएगा रिएक्शन का वो हमेशा सेम होगा। ठीक है, दिस इज अ हेस लॉ। हेस ने कहा कि क्योंकि ये एंथैल्पी चेंज इज अ स्टेट फंक्शन, तो वो पाथ पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही, वो किस पे डिपेंड कर रही है, इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे। तो अगर आप किसी भी एक स्टेप में कराइए रिएक्शन को, 2 स्टेप में कराइए, 4 स्टेप में कराइए, तो जो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज आएगा वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा एक दूसरे के। ठीक है, नाउ कंसिडर अ रिएक्शन। अब देखिए एक कंसिडर कर रहे हैं हम रिएक्शन कि हम ए से पी प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारा ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे कैसे प्रिपेयर किया, कि हमने या तो डायरेक्टली ए से बी प्रिपेयर कर लिया। जब ए से बी प्रिपेयर किया तो हमारा क्या आ रहा है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा आर एच। सेकेंड में हमने क्या किया, पहले ए से सी प्रिपेयर किया, फिर सी से क्या प्रिपेयर किया, डी प्रिपेयर किया, और डी से क्या प्रिपेयर किया, फिर बी आया। तो ये कितनी स्टेप हो गई, 3 स्टेप प्रोसेस हो गई। फर्स्ट स्टेप में एंथैल्पी चेंज क्या था, डेल्टा एच वन, दूसरे में आर एच टू और तीसरे में आर एच थ्री था। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा, हमने क्या कहा कि वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप और इन द सेवरल स्टेप, टोटल एंथैल्पी चेंज रिमेन सेम। यानी इन तीनों एंथैल्पी का, क्योंकि रिएक्शन तो क्या है, ए से बी बनाना है, तो एंथैल्पी चेंज डेल्टा आर एच वन, आर एच टू, आर एच थ्री, इन तीनों का सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के। तो डेल्टा आर एच इज इक्वल टू डेल्टा आर एच वन, आर एच टू एंड आर एच थ्री। दिस इज द हेस लॉ। हेस ने यह जस्टिफाई किया कि वे रिएक्शन वेदर टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप और इन सेवरल स्टेप, टोटल एंथैल्पी चेंज रिमेन सेम और इक्वल। नाउ कंसिडर वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके चल रहे कि सी ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 फॉर्म CO। अब हमको यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी। तो यहाँ पे हसन ने कहा कि इफ़ यू नो द डिफरेंट वेरियस रिएक्शंस वी कैन कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ दैट रिएक्शन। उसको हम समझने के लिए देखो, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप और इन द सेवरल स्टेप, वो सेम होती है। तो इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पे, तो ये एक हमारे पास स्टेप है। अब वो कहते हैं कि ये रिएक्शन को अगर हम देखें, द गैस इज ऑलवेज प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन, देयरफॉर वी कैन नॉट मेजर एंथैल्पी चेंज फॉर द अबव रिएक्शन डायरेक्टली।
However, if we can find some other reactions involving related species, it is possible to calculate the enthalpy change for the above reaction. हस लॉ की सबसे बड़ी खासियत है कि अगर हम डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर पा रहे तो अगर अब उस रिएक्शन से मिलती जुलती रिएक्शन पता है तो उसको एडिशन और बाय सब्ट्रैक्शन बाय मल्टीप्लिकेशन वी कैन कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड. कैसे करेंगे तो देखो, अब लेट अस कंसीडर, यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है सी ग्रेफाइट प्लस O2 गिव CO2. सी ग्रेफाइट से O2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है. अब यहाँ पे हमारा कार्बन मिल रहा है, ठीक है, और एंथैल्पी चेंज रिएक्शन क्या रहा है -393.5 किलो जूल पर मोल. दूसरा कह रहे कि अब CO प्लस हाफ O2 गिव CO2. ये एक रिएक्शन है, इसमें हमारा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है -283.0 किलो जूल पर मोल. अब हमें यहाँ पे सब चीज़ मिल रही है देखो, क्योंकि CO भी मिल रहा है, कार्बन ग्रेफाइट भी मिल रहा है और ऑक्सीजन भी मिल रहा है. विद द हेल्प ऑफ दिस टू रिएक्शन वी कैन कैलकुलेट, हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस रिएक्शन में 3 ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 CO में कितना एंथैल्पी चेंज आएगा. कैसे करेंगे उसको देखते हैं. देखो, अब उसी रिएक्शन को जो CO2 की प्रिपरेशन थी हमने उसको उल्टा लिख लिया कि CO2 गिव्स CO प्लस हाफ O2, यानी उसका डिकम्पोजिशन लिखा तो एंथैल्पी चेंज क्या हो गया, वहाँ पे -283 था तो अब हम उसको क्या लिखेंगे +283, क्योंकि जितना रिएक्शन में अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो फॉरवर्ड रिएक्शन तो बैकवर्ड रिएक्शन हमेशा एंडोथर्मिक होती है. इतना पे याद रखना, इसीलिए साइन यहाँ पे चेंज हो जा रहा है. अब उसके बाद आप इस कंसिडर करते हैं इस रिएक्शन को ना एडिच इक्वेशन 1 एंड 3. अब एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जा रहा है, सी ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 गिव्स CO. और क्योंकि उस पहले इक्वेशन 1 में एनर्जी चेंज था -393.5, इक्वेशन 3 में 283, अब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ गया -110.5 किलो जूल पर मोल. तो अब इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमारा निकल गया, कितना आया -110.5. अब हमने किससे हेल्प से निकाला, दो रिएक्शन की हेल्प से यहाँ पे हमने निकाला, C प्लस O2 गिव्स CO2 एंड C प्लस हाफ O2 गिव्स CO. उन दोनों की हेल्प से हम यहाँ पे रिएक्शन से क्या निकाल सकते हैं कि कितना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड होगा. नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. कंबशन सबको पता है, कंबशन का मतलब होता है बर्निंग. तो इसको हम कैसे करेंगे, तो कंबशन इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज पर मोल or per unit amount of a substance when it undergoes combustion and all the reactant and product being in their standard state, ठीक है, at the specified temperature. तो किसी भी सब्सटेंस को उसके स्टैंडर्ड स्टेट में कम्प्लीटली कम्बस्ट करने में जितना भी, यानी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को कम्प्लीटली कम्बशन में जितना भी एनर्जी चेंज आता है वो क्या कहलाता है, उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कम्बशन कहलाता है. इसको हम डेल्टा CH से रिप्रेजेंट करते हैं. C रिप्रेजेंट कम्बशन, डेल्टा चेंज, H एंथैल्पी. अब इसका एग्जांपल अगर हम ले तो व्हाट इज़ द एग्जांपल, एग्जांपल इज देयर कि देखो यहाँ पे हमने लिया कुकिंग गैस जिसमें क्या भरा होता है ब्यूटेन. तो कम्प्लीटली कंबशन पे 1 मोल ऑफ ब्यूटेन हमें 2658 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोड्यूस करता है. तो यहाँ एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है वो कितना आ रहा है 2685 किलो जूल पर मोल. इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है. नेक्स्ट है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब होता है अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल को कम्प्लीटली ब्रेक कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल के इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में ब्रेक कर रहे हैं तो जो वॉट एवर अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज आएगा वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाता है. फॉर एग्जांपल अगर हमने हाइड्रोजन को तोड़ा तो क्या बना 2H, एनर्जी चेंज कितना है 435 किलो जूल पर मोल. तो ये इसका क्या कहलाएगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाएगा. तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में याद रखिएगा ये एक तरीके से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है. और किसी भी मॉलिक्यूल को अगर हम ब्रेक कर रहे हैं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल को उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में ब्रेक कर रहे हैं कम्प्लीटली, तो अगर एटॉमिक फॉर्म में तोड़ रहे हैं तभी उसको हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे. फॉर अनदर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे CH4 ले रहे हैं तो CH4 ब्रेक टू गिव CN4H. इसके अलावा अगर 2H2 मिलता है दैट कंडीशन वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन नहीं कहलाता. तो ये हो जाएगा कितना 6165 किलो जूल पर मोल.
तो ये है हमारे पास है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, किसी भी मॉलिक्यूल के उसके कम्प्लीटली उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में ब्रेक करने में, जितना भी एटॉमिक फॉर्म में ब्रेक करने में एनर्जी चेंज आएगा वो क्या कहलाता है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है बॉन्ड एंथैल्पी, जिसको हम डेल्टा बॉन्ड एच नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बॉन्ड एंथैल्पी को अगर हम समझे तो याद रखो कि बॉन्ड जब भी फॉर्म, बॉन्ड एंथैल्पी में दो परतें होती है। एक होता है अगर हमने लिया x प्लस एक्स से हमने क्या बना दिया, x2 बना दिया, इसको हम बॉन्ड एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। और फिर इसी x2 से तोड़ के हमने वापस क्या बना दिया, x प्लस एक्स बन गया। तो होता क्या है कि जितनी एनर्जी चेंज यहाँ पे आता है उतनी एनर्जी चेंज यहाँ पे आता है, बस उसका साइन अलग होता है। यानी अगर यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है तो यहाँ पे उतनी एनर्जी आपको गिवन ऑफ करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, ताकि वो x2 x में टूट जाए। तो बॉन्ड एंथैल्पी को जनरली हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की टर्म में पढ़ते हैं। अब सवाल उठता है कि मॉलिक्यूल कैसा है हमारे पास, मॉलिक्यूल डायटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक है। ठीक है, अगर डायटॉमिक मॉलिक्यूल है या डायटॉमिक मॉलिक्यूल है तो जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की टर्म में डायरेक्टली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे मॉलिक्यूल कैसा है, पॉलीएटॉमिक है, इन दैट कंडीशन हमको मीन बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं यहाँ पे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है और दूसरा मीन बॉन्ड एंथैल्पी है। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर डायटॉमिक है तब तो हम डायरेक्टली बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास पॉलीएटॉमिक है इन दैट कंडीशन में हम मीन बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं। अब कैसे करते हैं तो इस चीज़ को देख लीजिए। अब सबसे पहला हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, किसी भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल को ले लो। जैसे हमने हाइड्रोजन को यहाँ कंसिडर किया तो हाइड्रोजन ब्रेक होकर हमको क्या दे रहा है, 2H देगा। एनर्जी चेंज कितना आ रहा है, 435 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर हम किसी भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को कम्प्लीटली ब्रेक कर रहे हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, 1 मोल, क्योंकि जब भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताना था 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ गैसियस कोवेलेंट कंपाउंड इज ब्रोकन टू फॉर्म प्रोडक्ट इन द गैसियस फेज। जब हम किसी भी कंपाउंड को तोड़ रहे हैं, 1 मोल ऑफ कंपाउंड को तोड़ रहे हैं उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट पे इन द गैसियस फेज, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहेंगे, और वही बॉन्ड एंथैल्पी कहलाती है। बट अगर हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, नोट दैट इट इज सेम एज द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ डायहाइड्रोजन। ठीक है, this is true for all diatomic molecule. For example Cl2 gives 2Cl, O2 gives 2O। तो Cl2 के लिए हमारे पास कितना आ रहा है, 242 आ गया, और इसके लिए कितना आ गया, 28 किलो जूल। इन दिस केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट बॉन्ड्स विद इन द सेम मॉलिक्यूल। जब हम यही पॉलीएटॉमिक के लिए निकाले, डायटॉमिक के केस में तो हमने कहा कि सेम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज आर सेम, बट इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हमको वहाँ पे मीन निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक बॉन्ड टूटने के बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ बदल जाती है। जैसे यहाँ पे हमने कंसिडर किया पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में CH4 को, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक मीथेन CH4, द ओवरऑल थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या है हमारे पास, अगर हम यहाँ देखें तो CH4 टूट रहा है किसमें, C+4H में। ओवरऑल एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आता है 1665 किलो जूल पर मोल, ये ओवरऑल है। बट क्योंकि कार्बन में कितने बॉन्ड है, 4 डिफरेंट बॉन्ड्स है, तो क्या इन चारों की बॉन्ड एंथैल्पी सेम होगी, सारों को सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, इन मीथेन ऑल द 4 CH बॉन्ड आर आइडेंटिकल इन अ बॉन्ड लेंथ एंड एनर्जी, हाउएवर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इंडिविजुअल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन ईच सक्सेसिव स्टेप डिफर। अगर हम उसको तोड़ना चाह रहे हैं, तोड़ते समय माना कि बॉन्ड लेंथ सेम है, कंपाउंड सेम है, लेकिन जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक बॉन्ड पहले ब्रेक होगा तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो चेंज हो जाएगी। तब वहाँ पे जो अगर आप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी निकालेंगे तो इट विल गेट। अब यहाँ पे देखो CH4, अब देखो यह 4 स्टेप प्रोसेस है हमारे पास। इसकी सबसे पहले CH4 टूट के हमें क्या दे रहा है, CH3 एंड हाइड्रोजन, बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है, 427। फिर CH3 ब्रेक होकर हमें क्या दे रहा है, CH2 एंड हाइड्रोजन, बॉन्ड एंथैल्पी देखो चेंज हो गई, 427 से 429, यानी अब ये टाइटली बॉन्डेड हो गया। और स्ट्रेंथ बढ़ गई, CH2 से फिर टूटा CHH 452, लेकिन अब क्योंकि अनस्टेबल हो गया, इमीडिएटली ब्रेक हो जाए कार्बन हाइड्रोजन में, तो बॉन्ड एंथैल्पी कितनी आएगी, 347। अब अगर हम इन चारों को लेके चले
427, 439, 452, 347। तो अब देखो चारों के चारों वैल्यू अलग है। माना कि CH4 में चारों बॉन्ड लेंथ एक थी, चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड थे, लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो यहाँ बॉन्ड एंथैल्पी क्या आ रही है, डिफरेंट, 427, 439, 452, 347। तो अगर टोटल करेंगे तो कितने आ रही, 1665 किलो जूल पर मोल। इन सच केस वी यूज़ मीन बॉन्ड एंथैल्पी। अब इसमें हम मीन बॉन्ड एंथैल्पी निकालते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए ओवरऑल वैल्यू को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो बॉन्ड एंथैल्पी आ रही है वो कितनी आ जाएगी, 416 किलो जूल पर मोल। तो जितनी भी बॉन्ड एंथैल्पी आ रही स्टेप वाइज सबको निकालो, ऐड करो, और जितने भी रिएक्शन स्टेप हुई उससे उसको क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। विल गेट द मीन बॉन्ड एंथैल्पी फॉर अ रिएक्शन। क्लियर? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इन द गैसियस फेज। अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड एंथैल्पी पता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो भी हम रिएक्शन देख रहे हैं, तो वी कैन कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फार्मूले में थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे होता है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट, सम ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो जब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अगर हमको पता है तो वी कैन कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब हम क्या करते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट का सम करते हैं, उसमें से प्रोडक्ट की बॉन्ड एंथैल्पी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट टर्म है, जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हम यहाँ पे बहुत यूज़ करते हैं इसको। क्या, थैंक यू।